हेलो फ्रेंड्स, आपका स्टडी विद किरण यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज जो हम टॉपिक डिस्कस करेंगे वो है केमिकल इक्वेशन एंड रिएक्शन। कल हमने इस टॉपिक को स्टार्ट किया था। कल हमने देखा था कि केमिकल इक्वेशन क्या होती है और फिर हमने देखा कि केमिकल रिएक्शन किसे कहते हैं। फिर हमने केमिकल चेंज और फिजिकल चेंज में डिफरेंस देखा था कि दोनों में क्या डिफरेंस है। फिर हमने केमिकल इक्वेशंस की कुछ टाइप्स देखी थी। ओके, कल हमने इसकी 3 टाइप देखी थी, डेकम्पोजिशन रिएक्शन, कम्बिनेशन रिएक्शन एंड डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। कल हमने कौन कौन से टाइप देखे से? डेकम्पोजिशन रिएक्शन, कम्बिनेशन रिएक्शन एंड डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। आज हम इसके आगे जो टाइप्स रह गई थी हमारी कल, वो डिस्कस करेंगे। लेट अस सी। जो केमिकल रिएक्शन की नेक्स्ट टाइप है वो है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, दोहरी विस्थापन क्रिया। कल वाली देखी थी हमने, डिस्प्लेसमेंट में क्या था? एक का एलिमेंट दूसरे के साथ, दोनों के एलिमेंट नहीं हिलते थे कि एक का एलिमेंट दूसरे के साथ। जैसे H2O था, O पहले इसके साथ था, इससे अलग होकर ये के पोटासियम के साथ चला गया। इधर आयरन से ये जो है O था, ये जो क्या है SO4 था, ये आयरन के साथ लग गया। तो इस तरह से जो एक एलिमेंट है जो दूसरे के साथ आके जुड़ा था इधर रिएक्टेंट के साथ, ठीक है, तो वो क्या थी? डिस्प्लेसमेंट थी। आज हम देखते हैं कि डबल डिस्प्लेसमेंट क्या होती है? दोहरी विस्थापन। मतलब दो नाम से ही पता चला कि जिसमें दो चीजें विस्थापित हो, दो चीजें एक दूसरे से इंटरचेंज हो जाएं, तो उसे क्या कहते हैं? दोहरी विस्थापन, डबल डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, इसके हम एग्जाम्पल लेके देखेंगे तो पता चलेगा। सोडियम क्लोराइड और कैल्शियम सल्फेट को जब ऐड करते हैं तो हमारे पास बनता है सोडियम सल्फेट और कैल्शियम क्लोराइड। अब इसके अंदर देखो क्या हुआ। पहले क्या था? सोडियम क्लोराइड है, तो सोडियम से क्लोराइड चेंज होके कहाँ पे चल गया? कैल्शियम क्लोराइड बन गया। क्या बन गया? कैल्शियम क्लोराइड बन गया। सोडियम क्लोराइड से क्या बन गया? अब कैल्शियम क्लोराइड बन गया। फिर कैल्शियम सल्फेट था, तो कैल्शियम सल्फेट हट गया, जो सोडियम के साथ लग गया, तो क्या बन गया? सोडियम सल्फेट। तो इसमें क्या हो गया? दोहरा विस्थापन हो गया। क्या हो गया? दोहरा विस्थापन हो गया। दो चेंज हो गई, ना, तो इसे क्या कहते हैं? दोहरी विस्थापन क्रिया, डबल डिस्प्लेसमेंट क्रिया। ओके, एक एग्जांपल और ले लें। HCl क्या होता है? एक एसिड है, HCl प्लस NaOH। जब इन दोनों का रिएक्ट कराते हैं तो हमारे पास बनता है सोडियम क्लोराइड और वाटर। ओके, क्या बनता है? सोडियम क्लोराइड और वाटर। अब देखो, जो इससे HCl का जो Cl था वो किसके साथ चला गया? सोडियम के साथ चला गया। किसके साथ चला गया? सोडियम के साथ चला गया। और जो NaOH था वो जो है इस अलग हो गया, H2O बन गया। ये OH यहाँ से अलग हो गया, H जो इसके साथ, इस H के साथ चला गया। तो ये क्या हो गया? इसमें डबल डिस्प्लेसमेंट हो गया। क्या हो गया? दोहरी विस्थापन क्रिया हो गई। तो इसे क्या कहते हैं? दोहरी विस्थापन क्रिया, जिसमें दो के एलिमेंट आपस में चेंज हो जाए, इंटरचेंज हो जाए, उसे क्या कहते हैं? दोहरी विस्थापन क्रिया। एग्जाम में इस तरह से क्वेश्चन बन सकता है। आपको इक्वेशन दे देंगे, पूछेंगे इसमें दो डबल डिस्प्लेसमेंट है, कम्बिनेशन है, डीकम्पोजिशन रिएक्शन है। तो ये थी हमारी 4th टाइप ऑफ रिएक्शन, दोहरी विस्थापन क्रिया, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। नेक्स्ट टाइप जब वो देखते हैं कौन सी है, वो है ऑक्सीडेशन रिएक्शन। क्या है? ऑक्सीडेशन रिएक्शन में क्या होता है? ऐड ऑफ ऑक्सीजन होता है, कि इसके अंदर ऑक्सीजन जो है जुड़ जाती है। क्या जुड़ जाती है? ऑक्सीजन ऐड होती है। क्या होती है? किसी भी एलिमेंट में ऑक्सीजन ऐड हो जाती है, तो उसे हम क्या कहते हैं? कि भाई ये ऑक्सीडेशन हुआ। इस रिएक्शन के अंदर क्या हुआ है? ऑक्सीडेशन। तो इसे क्या कहते हैं? ऑक्सीडेशन रिएक्शन के जो एग्जांपल हम देखते हैं, देखो, जब हम कोई रिएक्शन करते हैं, फॉर एग्जांपल 2Cu प्लस O2, क्या बन जाएगा? 2CuO बन जाएगा। 1 मिनट। ओके, तो ये देखो, ये क्या था? 2CO प्लस O2।
इसके अंदर जब मैंने ऑक्सीजन जोड़ी तो ये ऑक्सीजन इसके साथ जुड़ गई, तो इसे क्या कहते हैं, ऑक्सीडेशन कहते हैं। एक एग्जांपल और लेते हैं, 2 mg मैग्नीज प्लस ऑक्सीजन को ऐड किया तो ये क्या बन गई 2 MgO। तो इसमें भी क्या हुआ है, ऑक्सीडेशन हुआ है, ऑक्सीजन जुड़ी है। CH4 ले लेते हैं प्लस O2 करते हैं तो भी क्या बनेगा, हमारे पास बनेगा CO2 प्लस 2H2O। सॉरी मैंने ध्यान नहीं दिया, मोबाइल नहीं दिख रहा। तो CH4 इनको ऐड करते हैं तो भी हमारे पास ये क्या हुआ है, ऑक्सीडेशन हुआ। ऑक्सीजन जो इसके अंदर जुड़ चुकी है, अलग नहीं रही, यहाँ पे क्या थी, अलग थी और जुड़ के और प्रोडक्ट में क्या होगी, उसके साथ है जुड़ गए। तो इसे क्या कहते हैं, ऑक्सीडेशन रिएक्शन कहते हैं। ऑक्सीकारक मतलब हम कहते हैं ऑक्सीकरण। ऑक्सीकरण मतलब ऑक्सीजन जुड़ना, ऑक्सीजन जब इसमें जुड़ती है तो उसे क्या कहते हैं, ऑक्सीकरण क्रिया, ऑक्सीडेशन रिएक्शन। तो ये थी हमारी 5th टाइप थी ऑक्सीडेशन रिएक्शन, ऑक्सीकरण क्रिया। अभी तक हमने कौन कौन से टाइप की रिएक्शन की, हमने फर्स्ट देखा कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होता है, जिसमें दो पार्टिकल, दो रिएक्टेंट जो है एक प्रोडक्ट बनाते हैं, उसे क्या कहते हैं, कॉम्बिनेशन। 2 या 2 से ज्यादा भी हो सकते हैं, तो एक अगर बनाए तो उसे क्या कहते हैं, कॉम्बिनेशन रिएक्शन, संयोजन क्रिया। फिर हमने देखा डीकम्पोजिशन क्या होता है, जब एक पार्टिकल जो एक रिएक्टेंट है वो 2 या 2 से ज्यादा में टूट जाता है, एक ही पार्टिकल वो 2 रिएक्टेंट है वो 2 या 2 से ज्यादा में टूट जाता है, तो उसे क्या कहते हैं हम, डीकम्पोजिशन रिएक्शन, डीकम्पोजिशन रिएक्शन। फिर हमने तीसरा देखा कि अगर हमारे 2 रिएक्टेंट है और उनसे प्रोडक्ट बनता है, उसके अंदर अगर रिएक्टेंट के साथ का एलिमेंट जो कंपाउंड था उसका दूसरे के साथ चला जाए, पहले इसके साथ बाद में दूसरे रिएक्टेंट के साथ चला जाए प्रोडक्ट के अंदर, तो उसे क्या कहते हैं, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, क्या कहते हैं, विस्थापन क्रिया, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। फिर हमने जो 4th थी उसमें क्या देखा, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट में क्या था कि हमारे पास 2 रिएक्टेंट है, तो इसके साथ जो ये कंपाउंड है इसका एलिमेंट इसके साथ आ जाए और इसका एलिमेंट इसके साथ चला जाए प्रोडक्ट के अंदर, तो उसे क्या कहते हैं, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, दोहरी विस्थापन क्रिया, जब 2 चेंज कर ले अपना स्थान। उसके बाद हमने नेक्स्ट वो जो देखी वो थी ऑक्सीडेशन रिएक्शन, ऑक्सीकरण क्रिया। क्या देखी, ऑक्सीकरण क्रिया, जिसके अंदर क्या था, ऑक्सीजन ऐड होती है, ऐड ऑफ ऑक्सीजन होती है, जिस क्रिया के अंदर ऑक्सीजन जुड़ती है। सॉरी। अब नेक्स्ट जो हमारी है वो है रिडक्शन, रिडक्शन रिएक्शन। रिडक्शन को पंजाबी में कहते हैं लघुकरण। क्या कहते हैं, लघुकरण। रिडक्शन रिएक्शन, लघुकरण। इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर ना एक एलिमेंट है ना, उससे जिससे ऑक्सीजन हट जाती है, मतलब कि ऑक्सीजन जो उससे हट गई तो उसका क्या होगा, लघुकरण हो गया। जैसे कि हम एग्जांपल लेते हैं, CuO प्लस H2, ये बन जाएगी कॉपर प्लस H2O, वाटर बन गया। अब देखो इसके अंदर इसका रिडक्शन हो गया, कॉपर ऑक्साइड का रिडक्शन हो गया, ये सिर्फ कॉपर रहेगी, तो ये इसका क्या हो गया, लघुकरण हो गया। इसकी क्या हो गई, लघुकरण, रिडक्शन हो गया इधर इसका। तो इसी तरह की रिएक्शन क्या कहते हैं, रिडक्शन रिएक्शन कहते हैं, लघुकरण कहते हैं। क्या कहते हैं, लघुकरण। ठीक है, तो ये क्या था, रिडक्शन, लघुकरण। ओके, तो हमने अभी तक क्या, ऑक्सीकरण और लघुकरण एक दूसरे के ऑपोजिट है। ऑक्सीकरण में क्या होता है, ऐड ऑफ ऑक्सीजन होता है, लघुकरण में क्या होता है, रिडक्शन ऑफ ऑक्सीजन होती है। क्या होती है, रिडक्शन ऑफ ऑक्सीजन होती है। ओके, तो ये थे हमारे पहली 5 टाइप। अब नेक्स्ट जो देखते हैं वो कौन सी है, रिडॉक्स। अब देखते हैं रिडॉक्स की रैंक कौन सी होती है, लेट अस सी। रिडॉक्स, जिसके अंदर ऑक्सीकरण और लघुकरण दोनों ही हो जाए, जिसके अंदर रिडक्शन भी हो प्लस ऑक्सीडेशन भी हो, उसे क्या कहते हैं, रिडॉक्स कहते हैं। पंजाबी में शायद पता नहीं क्या बोलते हैं, जिसमें ऑक्सीकरण और लघुकरण दोनों क्रियाएं हो जाए, उसे क्या कहते हैं, रिडक्शन कहते हैं, रिडॉक्स कहते हैं, सॉरी, उसे क्या कहते हैं, रिडॉक्स रिएक्शन। क्या कहते हैं, रिडॉक्स रिएक्शन। लेट अस सी, अगर ये वाला ही ले तो इसमें भी दोनों ही हुआ, देखो कार्बन प्लस H2 Cu प्लस H2O। अब देखो हाइड्रोजन का तो क्या हो गया, ऑक्सीकरण, ऑक्सीडेशन हो गया, इसका क्या हुआ, ऑक्सीडेशन, और इसका क्या हुआ, रिडक्शन हुआ, इसका क्या हुआ,
रिडक्शन, इसका रिडक्शन हुआ ना। एक और ले लेते हैं, Zn O प्लस सी, तो Zn प्लस CO जिंक। तो अब इसमें भी क्या हुआ देखो, इसका क्या हुआ रिडक्शन, इसका क्या हुआ ऑक्सीडेशन। तो जिन क्रियाओं के अंदर रिडक्शन और ऑक्सीडेशन दोनों हो जाए उन्हें क्या बोलते हैं रिडॉक्स, उन्हें क्या बोलते हैं हम रिडॉक्स, रिडॉक्स रिलेशन रिडॉक्स रिएक्शन। ऑक्सीकरण और लघुकरण दोनों ही हो जाते हैं जिनमें, उन्हें हम बोलते हैं रिडॉक्स रिएक्शन। ओके, तो ये हमारी इतनी टाइप से। नेक्स्ट टाइप देखते हैं, वो क्या है हमारे जो है केमिकल रिएक्शन की, वो है एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एक्सोथर्मिक ताप निकासी, जिससे ताप निकलता है, वो कौन सा रिएक्शन होता है एक्सोथर्मिक। इसके नॉर्मल लाइफ में एग्जांपल लें तो देखो बर्निंग कैंडल, जो कैंडल जलती है, कैंडल जलती है ना, तो वो एक एग्जांपल है इसकी। देखो जब कैंडल जलती है तो क्या होता है ताप पैदा होता है, वैक्स को जब वैक्स प्लस हीट करते हैं तो उससे जो है हीट बाहर निकल जाती है, जो प्रोडक्ट बनता है उसके अंदर। तो ये क्या है ताप निकासी क्रिया, एक तरह से कौन सी क्रिया है ताप निकासी। इसे क्या कहते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन। क्या कहते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन, ताप निकासी क्रिया। अब देखते हैं ताप निकासी क्रिया की कोई एग्जांपल लेते हैं हम कि कौन सी क्रिया जो ताप निकासी है। 4NH3 प्लस 5O2, जब इसको हीट के साथ गर्म रिएक्शन कराया गया तो 4NO प्लस 6H2O प्लस हीट बाहर निकली। क्या बाहर निकली हीट बाहर निकली। तो ये क्या हुआ, ये एक तरह का हमारे पास कौन सा रिएक्शन हो गया एक्सोथर्मिक, जिसमें हीट पैदा हुई है, हीट बाहर गई है। तो ये कौन सा रिएक्शन हो गया एक्सोथर्मिक रिएक्शन। कौन सा हो गया एक्सोथर्मिक रिएक्शन। अगर ऐसे करें कि CH4 प्लस ऑक्सीजन, इसको कराएं तो ये बनेगा कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर प्लस हीट। तो ये भी क्या है एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, जिस रिएक्शन में हीट पैदा होती है, जिस रिएक्शन से हीट बाहर निकलती है, उसे हम क्या कहते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। उसे क्या कहते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो ये क्या था ताप निकासी रासायनिक क्रिया। अब नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट हमारे पास एंडोथर्मिक रिएक्शन। क्या है एंडोथर्मिक रिएक्शन, ताप सोखी, ताप सोखी एंडोथर्मिक रिएक्शन। एंडोथर्मिक रिएक्शन के अंदर क्या होता है ताप को सोख लेते हैं, गर्मी लगाई जाती है हमें लेकिन उसे वो सोख लेता है। जैसे एग्जांपल लेते हैं N2 प्लस O2, ये हीट है, जब इस दोनों को इकट्ठा हीट किया गया तो 2NO बन गया, कोई हीट बाहर नहीं निकली। तो ये क्या है ताप सोखी, इसने ताप को सोख लिया, अपने अंदर ही समा लिया। हम एग्जांपल लें नॉर्मल लाइफ में तो बर्फ जब मेल्ट होती है, मेल्टिंग आइस है, तो क्या होती है आइस को हीट मिलती है, आइस को वो उसको सोख लेती है और मेल्ट हो जाती है, गर्मी तो नहीं पैदा करती ना। तो वो कौन सी क्रिया ताप सोखी क्रिया है, एंडोथर्मिक रिएक्शन है। कौन सा रिएक्शन है एंडोथर्मिक रिएक्शन है, मेल्टिंग आइस। ठीक है, तो ये था। एक एग्जांपल और लेते हैं, अगर हम कार्बन प्लस वाटर को जोड़ेंगे तो क्या बनेगा कार्बन डाइऑक्साइड प्लस H2 निकलेगा जब इनको हीट करेंगे तो इसमें भी क्या हीट जो इसने सोख ली बाहर नहीं निकाली, तो ये भी क्या एक ताप सोखी क्रिया है, एंडोथर्मिक रिएक्शन है। क्या है एंडोथर्मिक रिएक्शन, ताप सोखी क्रिया। ओके, तो ये थे हमारे रिएक्शंस की टाइप जो कि हमने आज डिस्कस की कि किस किस टाइप के जो है रिएक्शन होते हैं। हमने क्या कौन कौन से रिएक्शन देखे, फर्स्ट देखा कॉम्बिनेशन रिएक्शन, फिर देखा डीकम्पोजिशन रिएक्शन, फिर जो हमारे पास आया था वो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, फिर डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, फिर जो हमने देखा ऑक्सीडेशन रिएक्शन, फिर देखा रिडक्शन रिएक्शन, फिर देखा रिडॉक्स। उसके बाद हमने देखा रिडॉक्स रिएक्शन के बाद एक्सोथर्मिक रिएक्शन, फिर देखा एंडोथर्मिक रिएक्शन। पंजाबी में बोलें तो
संयोजन क्रिया, संयोजन में क्या हुआ था, दो एलिमेंट एक बनाया, दो रिएक्टर ने एक प्रोडक्ट बनाया। फिर अपघटन क्रिया, अपघटन क्रिया ने एक जो है वो एक से ज्यादा के अंदर टूट गया। फिर हमने देखा विस्थापन क्रिया, विस्थापन में क्या था कि एक रिएक्टेंट से दूसरे रिएक्टेंट के साथ जो कंपाउंड ने इंटरचेंज कर लिया। फिर देखा दोहरी विस्थापन कि दोनों के जो ये कंपाउंड थे उन्होंने आपस में चेंज कर लिया। फिर हमने देखा आक्सीकारक, आक्सीकारक के अंदर क्या हुआ, ऑक्सीजन जो उसके अंदर ऐड होगी, जैसे इसमें भी ऐड होगी। ठीक है, एक रिएक्शन दो तरह का हो सकता है, ये नहीं है कि अगर एक वो है कि अगर एक रिएक्शन ऑक्सीडेशन है तो वो एंडोथर्मिक नहीं हो सकता, जरूरी नहीं हो सकता है, लेकिन ये नहीं हो सकता एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक इकट्ठे हों, ये नहीं हो सकता। ठीक है ना, जो एंडोथर्मिक है उसके अंदर तो ताप सोखा जाता है और एक्सोथर्मिक को उल्टू से उसमें ताप निकलता है। ठीक है, फिर उसके बाद हमने देखा रिडक्शन, जिसके पंजाबी में बोल रही थी मैं, ऑक्सीकारक क्रिया, ऑक्सीकारक में ऑक्सीजन जो जुड़ रही थी। फिर देखा लघुकरण, लघुकरण के अंदर वो रिलीज हो रही थी, मतलब जिस रिएक्टेंट के साथ थी उससे बाहर चली गई थी। फिर मैंने देखा ताप निकासी, ताप निकासी के अंदर जो बाहर ताप मिल रहा था और जो ताप की टेम्परेचर बाहर निकल रहा था। और फिर मैंने देखी ताप सोखी क्रिया, ताप सोखी के अंदर ताप जो वो अपने अंदर समा लेती थी। तो ये सारी टाइप्स थी हमारे रिएक्शन की, कि किस किस टाइप के हमारे जो है रिएक्शन है, किस तरह के जो हमारे पास रिएक्शन है, उन सब की ये हमने टाइप देखी। अब हम देखते हैं कि कोई इक्वेशन को बैलेंस कैसे करते हैं, कि हमें कोई इक्वेशन दी है और वो अनबैलेंस्ड है तो हम उसे बैलेंस कैसे करेंगे। अनबैलेंस का मतलब क्या होता है पता है, कि इधर और इधर इनके एटम्स के जो नंबर सेम नहीं है। अब देखो इधर N2 है तो यहाँ पे भी 2N ना 2 U है, लेकिन कई बार इक्वेशन में क्या होता है, इधर देखो इसके H के 2 है, इधर भी 2 है, इधर O1 है, O1 है, C1 है, 1 है, तो ये एक बैलेंस्ड इक्वेशन है। कुछ होती है अनबैलेंस्ड इक्वेशन होती है जो बैलेंस नहीं होती, तो उनको बैलेंस कैसे करते हैं हम देखते हैं। कोई केमिकल इक्वेशन जो बैलेंस नहीं है, लेट अस सी। ये देखो ये इक्वेशन है, ये अनबैलेंस्ड है। इसमें देखो Fe के कितने इधर कितने एटम्स लगे हैं 2, इधर कितना है 1, O के कितने इधर 3, इधर कितने 2, C का इधर 1, वो सही है। तो इसको बैलेंस करने के लिए ना हमारे पास सबसे पहले सबसे बड़ा नंबर देखते हैं, हाईएस्ट जो जिसके ज्यादा नंबर है पहले उसको बैलेंस करते हैं। देखो सबसे ज्यादा किसके हैं, O के हैं, कितने इधर 3 है, इधर कितने 2 है। अब देखो 3 और 2 को डायरेक्ट ऐसे हम ऐड तो 1 कर नहीं सकते, तो हम इन दोनों की 3 और 2 को आपस में एक जैसा बनाने के लिए मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दूंगी, तो कितने बन रहे हैं 6। क्योंकि डायरेक्टली अगर यहाँ पे 4 होते तो मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देती और 4 बन जाते, लेकिन अब 2 को चाहे मैं कोई नंबर से मल्टीप्लाई करूं लेकिन 3 नहीं बनेंगे, तो मुझे पता चल रहा है कि मुझे दोनों साइड नंबर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो मैं क्या करूंगी, इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दूंगी, इसको 2 से कर दूंगी। देखो मैंने क्या किया, सबसे पहले सबसे बड़े को सोल्व किया। अब देखो यहाँ पे कितने हो गए, ओके 3 2 जा 6, यहाँ पे 6 चाहिए तो मैंने यहाँ पे 3 लगा दिया। ओके अब देखो इधर मेरे पास कार्बन की कितने हो गए, अब 3, इधर कितना है 1, तो इसको भी मैं 3 से मल्टीप्लाई कर दूंगी, तो कार्बन बैलेंस होगी, ऑक्सीजन बैलेंस होगी। अब देखते हैं आयरन, Fe के इधर कितने 2 2 जा 4, इधर कितना है 1, तो इसके आगे मैं 4 लगा दूंगी। सारों के इक्वल हो गए, देखो 4 इसके, O के 3 2 जा 6, इधर भी 6, C के 3 और 3, तो ये मेरी इक्वेशन क्या होगी, बैलेंस हो गई। क्या हो गई, बैलेंस। पहले क्या थी, अनबैलेंस्ड थी और अब क्या होगी, बैलेंस होगी। तो हम इस तरह से इक्वेशन को जो है बैलेंस करते हैं। पहले जो हम इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए सबसे बड़ा एलिमेंट लेते हैं, फिर जो हम उसके अंदर उसके हिसाब से आगे आगे बैलेंस करते जाते हैं। तो हमें इक्वेशन बैलेंस करनी भी आनी चाहिए। ओके एक और लेते हैं इसी तरह आयरन की, Fe प्लस H2O। अब इसको आप एक बार सोचो किस तरह से करेंगे, Fe प्लस H2O, Fe3O4 प्लस H2। अब देखो Fe इधर कितना है 1 है, इधर कितना है 3 है ना, इधर O4 है, सबसे बड़ा क्या O4, इधर O का 1 नहीं है, तो यहाँ पे पहले मैं क्या लगाऊंगी, सबसे पहले 4 किया, तो O4, O इधर भी 4 हो गया। अब देखो इधर H कितना है, H4 2 जा 8, यहाँ पे कितना है 2, तो यहाँ पे भी मुझे 4 लगाना पड़ेगा, तो H कितना हो गया 8। तो ये और ये चीज़ तो बैलेंस हो गई, इतना तो सेम हो गए। अब देखो Fe इधर 1 है, इधर कितना है 3, तो मैं Fe के आगे क्या लगाऊंगी 3, तो ये मेरी अब इक्वेशन क्या है, बैलेंस्ड इक्वेशन बन गई है। तो इस तरह से हम अनबैलेंस्ड इक्वेशन को बैलेंस करते हैं। ओके
तो ये था अनबैलेंस इक्वेशन को बैलेंस करना। अब एक चीज और है कि जो केमिकल इक्वेशंस है उसके अंदर हम ये कैसे लिखते हैं, हम ये कैसे शो करते हैं कि ये सॉलिड है, लिक्विड है, एक्वेस है या फिर गैस है। ओके, ये शो करने के लिए हम किस तरह से करते हैं, तो ये देखो हम किस तरह से शो करते हैं वो देखते हैं। फर्स्टली हम देखते हैं टू शो फिजिकल स्टेट ऑफ रिएक्शन। अगर हमें रिएक्शन की फिजिकल स्टेट बतानी हो तो किस तरह से लिखते हैं। देखो, सॉलिड को हम एस से लिखते हैं, लिक्विड को हम एल से लिखते हैं, एक्वेस को हम ए क्यू से लिखते हैं और गैस को हम जी से लिखते हैं। तो ये देखो जिंक क्या था, सॉलिड, तो मैंने इसके साथ ब्रैकेट में हम डाल के लिख देंगे एस कि ये सॉलिड है। HCl जो हमारा एसिड है ये एक्वेस है, इसके साथ मैंने क्या लिख दिया, ए क्यू। जिंक क्लोराइड जो बना वो भी एक्वेस है, तो उसके साथ मैंने क्या लिखा दिया, ए क्यू ब्रैकेट में। हाइड्रोजन क्या है, गैस है, तो साइड में जी लगा दिया। तो इस तरह से केमिकल रिएक्शन की जो इक्वेशन है, केमिकल रिएक्शन की कोई भी इक्वेशन होती है उसकी फिजिकल स्टेट को हम रिप्रेजेंट करते हैं। ये फिजिकल स्टेट को रिप्रेजेंट करने का तरीका है, ठीक है। दूसरा है टू शो फिजिकल, तो सॉरी, जब हमें दिखाना हो कोई प्रेशर, टेम्परेचर या कैटालाइट दिखाना हो तो वो कैसे दिखाते हैं, वो हम जो बीच में एरो लगाते हैं उसके ऊपर लिख के दिखाते हैं। किस पे दिखाते हैं, एरो लगा के। जैसे NO2 + 3HO2 को जोड़ा तो बीच में एरो लगाई, फिर मैंने 600 ATM प्रेशर लिख दिया, ये इतना टेम्परेचर है, 723 केल्विन इसका टेम्परेचर है, FeMO3 इसका कैटालाइट है। तो ये जो इसके अंदर यूज होता है उस चीज को हम एरो पे लिख देते हैं। जैसे फोटोसिंथेसिस करते हैं ना, जो फोटोसिंथेसिस होता है तो उसके अंदर क्या होता है, क्लोरोफिल और सनलाइट यूज होती है। तो हम जैसे जो एरो लगाते हैं ना उसमें लिखते हैं सनलाइट और नीचे लिखते हैं क्लोरोफिल। इधर रिएक्टेंट आते हैं, इधर प्रोडक्ट आते हैं। तो उस चीज को जो इसके अंदर यूज होते हैं उसको क्या लिखते हैं, हम एरो के ऊपर और नीचे लिख देते हैं, प्रेशर, टेम्परेचर, कैटालाइट को शो करने के लिए। उसके बाद अगर हमें रिवर्सिबल नेचर शो करना हो कि हमारा ये जो रिएक्शन है ये रिवर्सिबल है, कि इधर से ये भी हो सकता है और इससे ये भी हो सकता है, तो उसको इस तरह से डिनोट करते हैं, हाफ एरो लगाते हैं इधर और हाफ एरो इधर, फॉरवर्ड और बैकवर्ड, कि ये रिएक्शन ऐसे भी जाता है और ये रिएक्शन ऐसे भी जाता है। हम एग्जाम में इस तरह से पूछ सकते हैं कि ये किस तरह का रिएक्शन है, तो हम क्या कहेंगे कि ये एक तो कम्बिनेशन रिएक्शन है ना, ये कम्बिनेशन याद रखना है कि ये कम्बिनेशन है। देखो दो जुड़ गए, संयोजन क्रिया, और दूसरा क्या है, रिवर्सिबल रिएक्शन है कि ये रिवर्स हो सकता है, फॉरवर्ड और बैकवर्ड। इस साइन से क्या पता चलता है कि हमारा रिएक्शन क्या है, रिवर्सिबल है। तो केमिकल इक्वेशंस का जो चैप्टर था वो इतना ही था। इसके अंदर जितना भी टॉपिक आया था अंदर वो हमने सारा कंप्लीटली डिस्कस कर लिया। आप इसको ध्यान से स्टडी कर लेना, इसके अंदर से एग्जाम में क्वेश्चन जो है बनता ही बनता है। आज के लिए इतना ही। थैंक्स एंड हैव ए नाइस डे। कीप अप सपोर्टिंग मी।